हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। भाई सर 3 घंटे 3:45 शुरू कर देता हूँ। चलो जी। अरे बस बिल्कुल चुप, सामने देखो पुत्र। हमने ना उस दिन नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन पढ़ ली थी। ठीक है ना, वो वर्कशीट करेंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी करेंगे 10 से 15 मिनट के बाद। ठीक है ना, पहले ये बताओ नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन में जो हमने पूरी डेफिनेशन पढ़ ली थी, डज नॉट इंक्लूड वाले 6 पॉइंट पढ़ लिए थे, किसी को भी प्रॉब्लम है क्या उसमें? बाबू देखो, पता है क्या, मेरी ड्यूटी ना रिवीजन बैच में थोड़ी कम और आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है। ये समझ कर चलना, क्योंकि पढ़ना आपने बहुत ज्यादा है और घर पे टाइम दो इसको। मैं तो ये मान के चलूंगा ना कि मैंने करा दिया और मैंने बहुत अच्छे से कराया, कि आपने पढ़ लिया होगा घर पर। मुझे वर्कशीट करानी है आज। देखते हैं बेटा, 15 मिनट के बाद वर्कशीट करेंगे। ठीक है ना, जब करेंगे तो 5 मिनट आपको रिवीजन के दे दूंगा। आराम से रिवाइज कर लेना, तब ले लेना प्रॉब्लम अगर किसी की आए। ठीक है, मैं फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर रहा हूं। बेटा सब सामने देख रहे हैं, बिल्कुल सामने देखो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हमें सिटीजन सिटीजनशिप की बात करें, वैसे बता देता हूँ, लोग ज्यादातर बेटा इन दोनों वर्ड को ना इंटरचेंजेबली यूज करने लगते हैं टाइम के बाद। जबकि बेटा इन दोनों वर्ड में काफी बड़ा अंतर है। ये कोई एक वर्ड नहीं है जिसको आप इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। बेटा सिटीजनशिप, अगर बात करो रेजिडेंटशिप की, तो बेटा ये हमारा इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। बेटा ये इकोनॉमिक कंसेप्ट है, और बेटा सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है। बेटा उस देश के सिटीजन बन जाते हो, किसी भी देश में पैदा हो चुके। और बेटा अगर आप पैदा नहीं हुए और आप सिटीजन सिटीजन बन सकते हो। नॉर्मल केस में बता देता हूँ बेटा, ये दूसरा ऑप्शन बहुत बैड ऑप्शन है। ठीक है ना, आप बेटा साल आपकी फाइट पड़ेगी। ना तो एक कंट्री अपनी सिटीजनशिप खत्म करती है, ना दूसरी कंट्री अलाउ करती है, अगर आप एक लेमैन हो। लेकिन बेटा अगर आप बहुत तगड़ी हस्ती हो तो कभी कभी ऐसा अलाउ हो जाता है, जैसा अक्षय कुमार के केस में हुआ। अगर आपको आइडिया है, अक्षय कुमार बेटा सिटीजन वहां बॉर्न हुए थे, तो बेटा सिटीजनशिप उनके पास कनाडा की थी। अभी कुछ टाइम पहले, अभी ये 15 अगस्त को ही उन्होंने एक पोस्ट डाली, ठीक है ना, कि अब दिल से भी हिंदुस्तानी और सिटीजनशिप से भी। क्योंकि कनाडियन गवर्नमेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट कर करके अपनी सिटीजनशिप वहां से कैंसिल कराई और इंडियन गवर्नमेंट से क्या कह के अप्रूव कराई। ठीक है, तो वो एक हस्ती है, तो उस केस में अप्रूवल आ गया। ठीक है बेटा, क्लेम है ना, तो नहीं हो सकता अप्रूवल। समझ में आते हो बेटा? सिटीजन कैसे बनते हैं, जिस कंट्री में पैदा हो जाते हो उसके सिटीजन बन जाते हो ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना। और अगर बेटा ये ऑप्शन नहीं मिला, दूसरा ऑप्शन बहुत बैड ऑप्शन है बेटा, शायद कभी ना करा पाओ। ठीक है ना जी, है लिखा हुआ हर जगह पर, होता नहीं है। हाँ सब, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कहीं तो लैंड करोगे ना, वहां के बन जाओगे। तो कहीं तो लैंड करोगे ना उसके बाद, बस जहां लैंड करोगे वहां के मिल जाएगी। ठीक है ना, मैंने ये बताया भी था बेटा आपको बैच में, अगर आपको याद हो, कि लोग इसके लिए बहुत तगड़ी प्लानिंग करते हैं, लगता नहीं है, बस दुनिया को दिखता नहीं है। बेटा लोग बहुत तगड़ी प्लानिंग के साथ चलते हैं। मैंने आपको अपने फ्रेंड की बात भी बताई थी। ठीक है ना, मेरे साथ उसने सीए क्लियर किया है। उसके फादर जर्मनी में काम करते थे, उन्होंने वहीं पर एक लेडी से मैरी शादी कर ली बेटा। ठीक है ना, और मतलब काफी टाइम वो इंडिया रहे, लेकिन जब उसकी मदर प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने जर्मनी का स्पेशल वीजा लगाकर वो जर्मनी गई, ताकि बर्थ उसका जर्मनी में ही हो, ताकि उसको सिटीजनशिप जर्मनी की मिले, ताकि बेटा ये इंडिया से बार बार जर्मनी का वीजा लगवाने की कोई टेंशन ही ना रहे उनको।
लोग इसके लिए बहुत प्लान करते हैं। और आपको ये भी बता देता हूँ, जब शिखर धवन का भी डाइवोर्स केस का भी एक सेटलमेंट हुआ, उनका पार्टीशन हो गया बेटा, तो बेटा उसके बाद मुझे ये भी पता लगा कि शिखर धवन का बेटा भी सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, उसके लिए भी उन्होंने प्लान किया हुआ था। सर लोग इसके लिए बहुत प्लानिंग करते हैं, लगता है बेटा ये सब प्लानिंग के साथ होता है। वरना इंडिया से आपको क्या लगता है कि बार बार वीजा लगवाना किसी फॉरेन कंट्री का आसान काम है? वहां से तो इंडिया बहुत आराम से आ जाओगे। इंडिया वीजा तो टकाटक लगेगा बेटा, इंडियन गवर्नमेंट मना ही नहीं करती, उनको तो बढ़िया कोई घूमने आ रहा है कुछ खर्चेगा यहाँ आकर, लेकिन बेटा वहां जाना एक साल में इंडियंस के रिजेक्ट होते हैं। समझ में आ रही है ना बेटा? इसके लिए जो प्लान होता है वो आप, मुझे नहीं लगता और किसी चीज के लिए प्लान होता है। क्लियर है बेटा बात? सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? अगर हम बात करें रेजिडेंटशिप की तो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, और अब मैं जो बातें बोलूंगा सब सुनिए सुनाइए बेटा। आप किसी देश के रेजिडेंट कब बनते हो? जब आप उस देश में 1 साल से ज्यादा के लिए रह चुके हो, प्लस आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो कंट्री ही आए। मैंने ना बेटा उस दिन डेफिनेशन पढ़ाते टाइम भी बोला था कि 1 साल की ना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है बेटा रेजिडेंटशिप, बोला था ना बेटा? 1 साल की अहमियत बहुत ज्यादा है, और 2-3 जगह पर 1 साल की वो अहमियत दिखाई भी देती थी। पॉइंट नंबर 4 पढ़ोगे बेटा, डस नॉट इंक्लूड का, वहां दिखाई देगी। पॉइंट नंबर 5 पढ़ोगे, क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन वेसल, वहां पर भी दिखाई देगी वो 1 साल की अहमियत। ठीक है ना जी बेटा? ये कंसेप्ट है इतना सा पर, लेकिन मैं एक आखिरी बात बोल रहा हूं बेटा, ऐसा हो सकता है कि नहीं कि आप सिटीजन किसी और देश के हो और रेजिडेंट किसी और देश के हो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ऐसा हो सकता है? हो सकता है बेटा। मैं बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूं बेटा, एक इंसान इंडिया में पैदा हुआ, सिटीजन ऑफ इंडिया, और बेटा वो कनाडा रह रहा है सिंस लास्ट 5 ईयर, वहीं कमाता है, वहीं खर्चता है, वहीं जोड़ता है। रेजिडेंट कहां का हुआ? कनाडा का। 1 साल से ज्यादा हो चुका है उसको रहते हुए, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी बेटा कनाडा है। तो बेटा ये दोनों टर्म कभी भी इंटरचेंजेबली यूज नहीं करनी। ऐसा हो सकता है कि आप एक ही साइमल्टेनियसली एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कि किसी और देश के सिटीजन रहे और बेटा किसी और देश के रेजिडेंट हो। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है बात? बढ़ाएं आगे बेटा। एक छोटा सा टॉपिक और जिस पे चर्चा करनी है, फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। ऑल्दो पुरानी बात है, चर्चा हो चुकी है, ठीक है ना जी, पर डिटेल नहीं करी थी, कर देते हैं फटाफट से डिटेल बेटा। फैक्टर इनकम, मैं इसका एक नाम बोलता था, क्या बोलता था मैं इसको? बाइलेटरल ट्रांसफर्स, यही से ऐसे बोलता था ना बेटा। फैक्टर इनकम आता बाइलेटरल ट्रांसफर्स। बाइलेटरल का मतलब क्या है बेटा? 2 साइडेड। बेटा आप किसी को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो तो बेटा कोई आपको पे कर रहा है फैक्टर पेमेंट्स, वो आपके लिए फैक्टर इनकम बन रही है। फ्री में कुछ नहीं होता। आप किसी को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो, वही है फैक्टर सर्विसेज, ठीक है ना? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, तो बदले में कोई आपको फैक्टर पेमेंट दे रहा है, ये फैक्टर पेमेंट भी वही है बेटा, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। फ्री में कुछ नहीं मिलता बेटा। बाबू ट्रांसफर इनकम क्या है? आकाश एक सेकंड पॉज कर भाई, पीछे चल क्या रहा है बेटा? ट्रांसफर इनकम क्या है बेटा? ट्रांसफर इनकम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है। आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बेटा ये आपको फिर भी मिलती है, ठीक है ना जी बाबू? अगर मैं फैक्टर इनकम की बात करूं तो बेटा ये अर्निंग कंसेप्ट है, कमानी पड़ती है बेटा। और अगर मैं ट्रांसफर इनकम की बात करूं तो ये बेटा रिसीट कंसेप्ट है, कमानी नहीं पड़ती, मिलती है, फ्री में मिलती है, ठीक है ना? क्योंकि ये फ्री में मिलती है, इसलिए ना तो कभी ये नेशनल इनकम में जोड़ी जाएगी, ना कभी डोमेस्टिक इनकम में। ऑल्दो भी आपको ये भी नहीं पता कि नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, पर मैं बेटा ये बात बता रहा हूं क्योंकि बेटा ये कमाई नहीं है आपने, ये तो फ्री में मिल गया, एज अ गिफ्ट मिल गया, तो कभी ये बेटा ना नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी, ना कभी डोमेस्टिक इनकम का। और ये आपने देश की इनकम भी बनेगी बेटा। दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बेटा? एग्जांपल्स क्या है? यही बेटा, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। बेटा ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल क्या है बेटा? इट
ज्यादातर अगर आप देखते हो तो ट्रांसफर इनकम रिसीव करने वाली दो ही अथॉरिटी है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरे बेटा हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स के एग्जांपल आपको पता है बेटा, वही स्कॉलरशिप, वही ओल्ड एज पेंशन, वही एलपीजी सब्सिडी, कुछ भी लिखो फ्री में मिल रहा है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कुछ नहीं कर रहे तब भी मिल रहा है, ठीक है ना जी। टॉप किया आपने यूनिवर्सिटी को, सरकार ने स्कॉलरशिप दी, वो आपने अपने लिए टॉप किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए टॉप नहीं किया, ठीक है ना पुत्र, तब भी मिल रही है स्कॉलरशिप। बेटा गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर इनकम मिलती है बेटा, बिल्कुल। बेटा सरकार आपके लिए कुछ करे कि ना करे, आपको टैक्स देना पड़ेगा और सरकार को फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। आप सरकार से ये शर्त नहीं रख सकते कि मेरे घर के बाहर की रोड बनाएगी तो टैक्स दूंगा वरना नहीं देता। ये कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपका सरकार के साथ, ठीक है ना। और ना ही ये टू साइडेड ट्रांसफर है, ठीक है ना। सरकार की मर्जी है, करेगी करेगी, नहीं करेगी ना करेगी, टैक्स तो आपको तब भी देना पड़ेगा। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं। ये छोटे से दो कंसेप्ट थे बेटा, मैंने पहले सोचा इसी को खत्म करते हैं, फिर बेटा अब मैं वर्कशीट कराऊंगा। हाँ सर बोलो। हाँ मिलती है, ज्यादातर इन दोनों को मिलती है, तो हमको सब्सिडी मिलती है, वो भी एक ट्रांसफर इनकम का ही एग्जाम्पल, ठीक है जी। बेटा एक वर्कशीट करते हैं हम पहले नॉर्मल रेजिडेंट पर, फिर एक और टॉपिक करेंगे। बेटा सोच के लिखना। दूसरी बात, अगर आपको अभी डेफिनेशन याद नहीं है तो बेटा आप नोट्स के हेल्प ले सकते हो। मुझे ये बताना है इंक्लूड हुआ तो किस पॉइंट की वजह से इंक्लूड हुआ, या डज नॉट इंक्लूड में गया तो किस पॉइंट की वजह से गया, ये सोच के बताना, ठीक है जी। चलो नोट्स नहीं है, चलो पुत्र डिस्कस करते हैं कौन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है। बेटा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इंडिया इन वर्किंग इन यूनेस्कोस ऑफिस इन न्यू दिल्ली। पहले तो ये बता देता हूँ, यूनेस्कोस ऑफिस मतलब ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात है, ठीक है ना। और कवर होगा या नहीं होगा ये पॉइंट नंबर 4 डिसाइड करेगा। पॉइंट नंबर 4 क्या है? एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। बेटा नॉर्मल रूल ये कहता है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है अगर आपको ध्यान हो तो, लेकिन नॉर्मल रूल ये कहता है बेटा, अगर आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आप एम्प्लॉय हो तो आप उस देश के रेजिडेंट बनोगे जिस देश को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना जी। और वर्ड लिखा है इंडियन वर्किंग इन यूनेस्को ऑफिस, किस देश को बिलोंग करते हो बेटा? इंडिया को, तो किस देश के रेजिडेंट बने रहोगे? इंडिया के। कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर बेटा यहाँ कहीं लिखा होता कि ये 1 साल से ज्यादा काम करता है तो यहाँ पर वो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा एक्सेप्शन ये कहती है अगर आपको काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो आप उस देश के रेजिडेंट बनोगे जहां वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस सिचुएटेड है, और वो भी कहां सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली। तो इसमें तो क्या ही कंफ्यूज हुए होंगे आप, ठीक है जी। समझ में आती है बेटा बात? चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। मृत्युंजय, इंडियन हाई कमीशन पोस्टेड इन स्वीडन इंक्लूडेड है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ, सॉरी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही रहेगा। पॉइंट नंबर कौन सा है? अगर इंक्लूडेड है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो कौन से पॉइंट की वजह से वो मुझे बताएगा? पॉइंट नंबर 2 की वजह से। क्यों? ऑफिशियल डिप्लोमेट्स लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, ठीक है ना जी। वहां पर लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री क्या लेता था मैं भाई? वहां पर लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री क्या लेता था? इंडिया लेता था। इंडिया के एंगल से सोचो, अगर कोई ऑफिशियल डिप्लोमेट आया है, मैंने ऐसे भी बोला था आपको कि अगर किसी देश के प्रेसिडेंट आए हैं, प्राइम मिनिस्टर आए हैं, कुछ टाइम रुके हैं और चले गए हैं, तो आपको क्या लगता है वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। सेम वे मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ बेटा, अगर इंडियन हाई कमीशन स्वीडन में रही है तो आपको क्या लगता है सच मायने में वो स्वीडन के रेजिडेंट बन जाएंगे क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना जी। पॉइंट नंबर 2 की वजह से। चलो जी बढ़ते हैं आगे। फॉरेन स्टूडेंट्स, सर मेरा ख्याल
बात यहीं भी शायद सारी खत्म हो जाए। फॉरेन स्टूडेंट्स अंडरगोइंग मिलिट्री ट्रेनिंग इन इंडिया, सर फर्स्ट पॉइंट की वजह से कवर नहीं होगा। फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर हु विजिट द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ, इसमें एक वर्ड स्टडी है और उसने जान पूछ के इसको लिखा फॉरेन स्टूडेंट, ताकि आपका दिमाग वहीं पर जाए सीधा। तो सर वो अपनी स्टडी की वजह से यहाँ पर आया, जो भी वो ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़ाते हैं बात को आगे। जर्मन स्टूडेंट स्टडिंग एट जेएनयू इन दिल्ली, कहीं भी पढ़ लियो बाबू, गलत यूनिवर्सिटी में है तो। हाँ जी सर, जर्मन स्टूडेंट स्टडिंग एट जेएनयू इन दिल्ली, क्या होना चाहिए सर? स्टूडेंट है भाई, स्टडी के लिए यहाँ पर है, ठीक है ना जी, तो ये शामिल नहीं होगा। बढ़ाते हैं आगे। अमेरिकन टूरिस्ट, फिर वही बात है बेटा पहले पॉइंट के वैसे, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर हु विजिट द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ डैश डैश डैश, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, रिक्रिएशन की वजह से। इंडियन वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया, यूएस एम्बेसी इन इंडिया, ठीक है ना सर, लेकिन काम करने वाला इंडियन है। सेकंड पॉइंट से कवर या नहीं कवर नहीं होगा, ये सिक्स्थ से होगा, बॉर्डर वर्कर, ठीक है ना। 10 बजे यूएस एम्बेसी में पैर रखा तो यूएस में आ गए, 5 बजे तक यूएस में रहे, 5:01 पे पैर बाहर रखा तो इंडिया में रहे, तो आप उस देश के रेजिडेंट बनोगे बेटा जहां पर रहते हो, जहां काम करते हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना जी, 6 पॉइंट से होगा। आगे बढ़ाओ जी। स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज, सर इंडिया नहीं रहोगे पूरी जिंदगी, पहला पॉइंट ऐसा कहता है। स्टडी के लिए कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आगे बढ़ाओ। अमेरिकन टूरिस्ट अगेन विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी कॉमनवेल्थ गेम्स, चलो जी भाई आते रहो जिस मर्जी देश, जिस मर्जी गेम को देखने, पर आफ्टर अमेरिकन बने रहोगे, इंडियन नहीं बन सकते। ये थोड़ी कॉमनवेल्थ गेम देखने आए इंडिया इंडियन बन जाएगा, ठीक है जी, ओके बात। आगे बढ़ाओ। इंडियन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, सर इंडियन ही बने रहोगे, रिक्रिएशन के लिए दूसरे देश जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिक्रिएशन के लिए जा रहे हो, वापस आ जाओगे, कमा थोड़ी रहे हो वहां पर कुछ। आगे बढ़ो। इंडियन वर्कर एम्प्लॉयड इन पावर प्रोजेक्ट ऑफ नेपाल ऑन डेली वेजेस एंड क्रॉसिंग इनटू इंडियन टेरिटरी एवरी वीक, हर हफ्ते बेटा इंडियन टेरिटरी क्रॉस करता है, नेपाल में काम करता है, फिर वापस आ जाता है। 6th पॉइंट याद है, किस देश के रेजिडेंट बने रहोगे, जिस देश में रहते हो, काम कहाँ करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इंडियन बने रहोगे, ठीक है जी, सिंपल था मेरा क्या। अच्छा किसने सारा सही करा है? सारा सही करने वाले हमारे पास, चलो जी बढ़िया बात है अगर सारा सही कर रहे हो तो। बेटा एक टॉपिक और स्टार्ट करेंगे आज का, तगड़ा टॉपिक है ये, ठीक है जी। अब वो सामने देखना, इट विल टेक 17-18 मिनट्स जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, आप सामने देखते रहो बेटा। बाबू फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन जब हम देखेंगे बेटा तो आपको दिखाई देगा ये पेपर में काफी आता है, ठीक है ना, 1 मार्क्स में काफी आता है ये बेटा। फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, चलो जी इसको इस पे विचार करते हैं, ढंग से देखते हैं इसको बेटा। फाइनल गुड्स होते क्या हैं बेटा? फाइनल गुड्स ना दो ही हो सकते हैं, सिर्फ दो बेटा। फाइनल गुड्स आर ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशंस और इट इज यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट, बेटा या तो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होंगे या इन्वेस्टमेंट की तरह से इस्तेमाल होंगे। और इंटरमीडिएट गुड्स बेटा या तो रीसेल के लिए खरीदते हो आप, या बेटा हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। लो बेटा प्लीज अब सामने देखना शुरू करना बेटा। फाइनल गुड्स या तो कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होते हैं या बेटा एज इन्वेस्टमेंट यूज होते हैं। बेटा कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होने का बड़ा सीधा सा मतलब है बेटा हाउस होल्ड खरीद रहे हैं। आपको पता है हमारी इकोनॉमी में एक सेक्टर ऐसा है बेटा जो सिर्फ कंजम्पशन के लिए चीजें खरीदता है, उसे हम बेटा हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं, पता है ना। अगर बेटा किसी भी क्वेश्चन ने कह दिया ये चीज हाउस होल्ड ने खरीदी, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है किसके लिए खरीदी होगी, कंजम्पशन के लिए, तो आंखें बंद करके लिख देना है फाइनल गुड्स है। मैं गुड्स का नाम नहीं ले रहा हूं,
अगर कह दिया ना किसी भी क्वेश्चन ने कि ये चीज हाउस होल्ड ने खरीदी, बताओ फाइनल या इंटरमीडिएट, तो मेरे को नाम जानना ही नहीं कि क्या खरीदा, आंखें बंद करके लिख सकते हो आंसर इज फाइनल गुड्स, क्योंकि हाउस होल्ड इज द कंजम्पशन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, वो कंजम्पशन के लिए खरीदता है चीजें। दूसरी बात बेटा, या फाइनल गुड्स ऐसे होते हैं बेटा जो इन्वेस्टमेंट की तरह से काम करते हैं। बेटा ये बात और इस बात में ना आराम से अंतर समझने की कोशिश कर, यानी कि बेटा इन्वेस्टमेंट की तरह से काम करते हैं मतलब बेटा दीज आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ये दूसरे गुड्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं, बट इट डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। बेटा प्रोडक्शन के दौरान इनकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती। अगर आप कहना चाहो ना इसको कि फिक्स्ड एसेट्स हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी अकाउंट्स की भाषा वही है। अगर आप इसको कहना चाहो ना कैपिटल गुड्स है, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये दूसरे गुड्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं, और जब दूसरे गुड्स बनते हैं ना इनकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती। लेकिन यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा, दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ये भी दूसरे गुड्स बनाने में हेल्पफुल है, बट इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। लेकिन बेटा इनकी आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन खत्म हो जाती है, इनकी कोई आइडेंटिटी बचती नहीं, और इनकी आइडेंटिटी आराम से बचती है, ये भी दूसरे गुड्स बनवाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूं बेटा, आपकी ना कोई पैटिस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है या आप क्रीम रोल बनाते हो, रोज कोल खरीदते हो बेटा, ठीक है ना, कोल इज द हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रीम रोल, कोल जलता है क्रीम रोल बन रहा है या पैटिस बन रही है। लेकिन एक बात बताओ, जब क्रीम रोल बन जाते हैं या पैटिस बन जाती है बेटा, कोल की अपनी कोई आइडेंटिटी बचती है? खत्म हो जाता है ना वो बेटा। यानी कि कोल हुआ क्या मेरे एग्जांपल में बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। लेकिन आपकी आइडेंटिटी नहीं बचती प्रोडक्शन के दौरान। लेकिन मैं यही बोलूं बेटा, मैं प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज कर रहा हूं, ठीक है, और कंप्यूटर का यूज कर रहा हूं, सर्विसेज दे रहा हूं, ट्यूशन सर्विसेज और कंप्यूटर का यूज कर रहा हूं बेटा। सर्विसेज देने के दौरान क्या कंप्यूटर की कोई आइडेंटिटी बचेगी? नहीं, टूटकर खत्म हो जाएगा। सर इसकी आइडेंटिटी तो एज इट इज बची रहेगी। या मैं ये कहूं बेटा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ना बेटा कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर करती है, और मैन्युफैक्चर करने के लिए ना बहुत सारी मशीनरी का यूज करती है। सर जब वो कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चर हो जाती है कि मशीनरी टूट के गिर जाती है? बची रहती है कि नहीं? हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। आपकी आइडेंटिटी नहीं होती बेटा ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यहाँ आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। समझ में आ रही है बेटा बात जो बोल रहा हूं? बेटा साथ ही साथ इंटरमीडिएट गुड्स का एक और इस्तेमाल है, ये बेचने के लिए खरीदे जाते हैं। अब इस कंडीशन की बात करूंगा, अब इसको पढ़े रहने दो, ठीक है जी। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि एग्जांपल दे दो कोई इंटरमीडिएट गुड्स का या फाइनल गुड्स का। तो बेटा मैं हमेशा एक बात सिखाता हूं, देखो कोई भी चीज अपने नाम से ना तो बेटा फाइनल गुड्स बनने वाली ना बेटा इंटरमीडिएट बनने वाली, अपने नाम से कभी नहीं बनोगे। बनोगे तो अपने इस्तेमाल से बनोगे। आप अपने यूज की वजह से फाइनल या इंटरमीडिएट हो सकते हो, अपने नाम की वजह से कभी नहीं होगे। बड़ी सिंपल सी बात करते हैं बेटा, मिल्क परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड, फाइनल और इंटरमीडिएट? फटाफट बताओ, फाइनल गुड्स। मिल्क परचेज्ड बाय अ डेयरी शॉप फॉर रीसेल, इंटरमीडिएट। और बेटा मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप एंड इट कन्वर्टेड टू द चीज एंड सर्विस, तो क्या हो बेटा? इंटरमीडिएट। बेटा चीज बनने के बाद मिल्क की कोई आइडेंटिटी बची? हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड लूजेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। समझ में आ रही बेटा बात? अब एक ही जगह पे मिल्क फाइनल गुड्स भी था, एक जगह पे मिल्क रीसेल की वजह से इंटरमीडिएट था, एक जगह पे मिल्क दूसरे गुड्स बनाने की वजह से इंटरमीडिएट था। सर मैं कहीं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ एग्जांपल में मिल्क, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नाम से तो आप कभी भी फाइनल नहीं हो, नाम से कभी आप इंटरमीडिएट नहीं हो, आप यूज की वजह से फाइनल या इंटरमीडिएट हो। क्लियर है बेटा? दूसरी बात बेटा, शुगर परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, फाइनल और इंटरमीडिएट? अरे बोल दो यार, फाइनल गुड्स। शुगर परचेज्ड बाय किरियाना शॉप फॉर रीसेल, शुगर परचेज्ड बाय कैंडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी,
सर कैंडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कैंडी बनाएगी, शुगर की आइडेंटिटी बचेगी कुछ कैंडी बनने के बाद? समझ में आ रहा है? तो बेटा नाम से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर होने वाला तो बेटा इस्तेमाल से। क्लियर है बेटा बात? बढ़ाएं बात को आगे, समझ में आ रही है बेटा जितनी बात बोल रहा हूं? बहु फाइनल गुड्स हो या इंटरमीडिएट गुड्स हो, ये बेटा सॉरी फाइनल गुड्स हो तो बेटा ये नेशनल इनकम में भी जुड़ेगा और डोमेस्टिक इनकम में भी जुड़ेगा। इसका कारण बताऊंगा मैं सिर्फ 2 मिनट के में। लेकिन बेटा अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं तो बेटा ना तो इसको नेशनल इनकम में जोड़ देना, ना ही डोमेस्टिक इनकम में जोड़ देना। ये कारण मैं 2 मिनट के बाद बताने वाला हूं, ठीक है जी? ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों का पार्ट होगा, ये कभी भी पार्ट नहीं होगा। तो इसकी जो डिमांड होती है ये बिल्कुल डायरेक्ट डिमांड होती है। फाइनल गुड्स की डिमांड बिल्कुल डायरेक्ट डिमांड होती है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स की अपनी कोई डिमांड नहीं होती। ये अपनी डिमांड को डिराइव करते हैं फ्रॉम द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स, इसलिए इनकी डिमांड को बोला जाता है डिराइव्ड डिमांड। सर इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, इनकी डिमांड डायरेक्ट नहीं होती, पर ये अपनी डिमांड को डिराइव करते हैं फ्रॉम द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स। कहने की बात वही है बेटा, मैं पैटिस वाला एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, उस एग्जांपल में कोल मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स था। मैं कहता हूं बेटा आप रोज 500 पैटिस बनाते हो और बेटा 100 किलो कोल रोज खत्म हो जाता है, जलकर राख हो। आज आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डर मिला 1000 पैटिस का, ठीक है? आपने 200 किलो कोल और खरीद लिया, क्योंकि 1000 पैटिस बनाने में 200 किलो कोल चाहिए और, ठीक है? मैं कहता हूं बेटा क्या कोल की डायरेक्ट डिमांड आएगी? नहीं बेटा, कोल ने अपनी डिमांड डिराइव करी फ्रॉम द डिमांड ऑफ पैटिस। डिमांड डायरेक्टली किसकी आई? पैटिस की आई। फाइनल गुड्स की डिमांड बिल्कुल डायरेक्ट होती है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड डिराइव होती है फ्रॉम द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स। समझ में आ रही है? अगर आप एक कैंडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो बेटा आपके लिए शुगर क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है जी? मैं कहता हूं बेटा आप रोज 1000 किलो कैंडी बेचते हो और उसके लिए आप रोज क्या करते हो? 250 किलो शुगर कंज्यूम कर जाते हो, ठीक है जी? आज आपको बेटा एक और ऑर्डर आया 500 केजी कैंडीज का, उसकी वजह से आपने बेटा 125 किलो शुगर खरीदी। सर बड़ी सीधी सी बात है बेटा कि शुगर की डायरेक्टली डिमांड हुई क्या? बेटा डायरेक्ट डिमांड हमेशा फाइनल गुड्स की होती है। आपने बेटा शुगर की डिमांड इसलिए करी है क्योंकि बेटा कैंडीज की डिमांड कर रही है। शुगर ने अपनी डिमांड डिराइव करी है फ्रॉम द डिमांड ऑफ कैंडीज, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड को हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड डिमांड। ये अपनी डिमांड को डिराइव करते हैं फ्रॉम द फाइनल गुड्स, डायरेक्ट कोई डिमांड नहीं है इनकी। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर रहते हैं, जबकि बेटा फाइनल गुड्स की बात करूं तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल जाते हैं। ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल जाते हैं। सब क्या मतलब होता है प्रोडक्शन बाउंड्री का? अब बेटा मैं आपको बताता हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट सब क्लियर होने जा रहे हैं, जो पॉइंट मैंने नहीं बताया था। बेटा जब जब गुड्स फर्म्स के बीच में बिकेगा, एक फर्म ने दूसरी को बेचा, दूसरे ने तीसरी को बेचा, तीसरे ने चौथी को बेचा, जब जब आप प्रोडक्ट फर्म्स के बीच में बेचते रहोगे, हम बोलेंगे बेटा प्रोडक्ट इज विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्ट कहां पर रहेगा? प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर ही है। जैसे ही बेटा आखिरी में कोई फर्म प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेच देगी, हम बोलेंगे बेटा कि ये प्रोडक्ट प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकल गया। समझ में आ रही बेटा बात? प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है सिंपल लैंग्वेज में? जब जब फर्म्स के बीच में बिकता रहेगा तो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। और आप देख लेना बेटा, जब जब फर्म्स के बीच में बिकता रहेगा हमेशा वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। और जैसे ही बेटा प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकला, आखिरी में किसी फर्म ने कंज्यूमर को बेचा, वो फाइनल गुड्स बन जाएगा। लो जी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। बेटा आप सामने देखते हैं, बेटा ए लिमिटेड ने ना थ्रेड खरीदा
और उससे फैब्रिक बनाया और बेटा ये फैब्रिक 300 रुपए का बेल लिमिटेड को बेच दिया। ठीक है जी, सामने देखते रहे। और बेटा बी लिमिटेड ने फैब्रिक से शर्ट बनाई और बेटा 500 रुपए की बेच दी सी लिमिटेड को। और सी लिमिटेड ने बेटा 500 रुपए की शर्ट खरीदी थी, ठीक है ना, और बेटा शर्ट ही बेच दी 700 रुपए की किसी डी लिमिटेड को। और बेटा डी लिमिटेड ने शर्ट ही खरीदी थी 700 रुपए की, शर्ट ही बेच दी 1000 रुपए की किसी कंज्यूमर को। देखो बेटा बड़ी सिंपल सी बात करता हूं, जब जब प्रोडक्ट फर्म्स के बीच में बिका, जब जब, ये हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री है। और जब जब ये प्रोडक्ट फर्म्स के बीच में बिका, हमेशा वो क्या है बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन बेटा जैसे ही किसी फर्म ने वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेच दिया, वो प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, फाइनल गुड्स। और ये बियॉन्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री बिल्कुल बाहर निकल चुका। देखो अगर मैं सेम एग्जांपल की बात करूं, बाद में शर्ट बिकी है कंज्यूमर को, तो शर्ट इसी एग्जांपल में फाइनल गुड्स है। लेकिन आप खुद समझो, शर्ट की रीसेलिंग हुई है 2 बार, शर्ट इंटरमीडिएट गुड्स भी है इसी एग्जांपल। मैंने कहा था नाम से कुछ नहीं होगा यहां पर, यहां सब कुछ अपने इस्तेमाल से होगा। अब ये नहीं लिख सकते शर्ट इंटरमीडिएट गुड्स में एग्जांपल, या शर्ट ये नहीं लिख सकते फाइनल गुड्स का एग्जांपल है। सर सेम एग्जांपल में वो रीसेल भी हो रहा है, इंटरमीडिएट भी है, और सेम एग्जांपल में बाद में वो कंज्यूमर को भी बिका फॉर कंजम्पशन, तो बेटा फाइनल भी है, नाम से कुछ नहीं होगा। दूसरी बात बेटा, मैंने क्यों कहा था कि फाइनल गुड्स की ही वैल्यू जोड़ना, नेशनल इनकम हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो, व्हाई नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। देखो बड़ी सिंपल सी कहानी है, फाइनल गुड्स है क्या यहां पर, सर वो है फाइनल गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर निकला। प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आखिरी में शर्ट निकली 1000 रुपए की, सर ये फाइनल गुड्स है, ये पक्का नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जोड़ने लायक है। सर व्हाई नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स हैं क्या क्या, सर जब तक ये आपस में बिकते रहे, रीसेल होते रहे, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, तब तक ये इंटरमीडिएट है। अगर आप कहोगे ना इनकी वैल्यू जोड़नी है, सर दिमाग खराब हो जाएगा आपका। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं कहूं, आप कहोगे फैब्रिक रीसेल हुआ है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। आप कहोगे शर्ट रीसेल हुई है, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। आप कहोगे ये शर्ट रीसेल हुई है, इंटरमीडिएट गुड्स है, जोड़ दो इनकी वैल्यू। पर मत जोड़ देना किसी भी हाल में, क्यों बेटा, फाइनल गुड्स में हर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है, अगर आप दिमाग लगाओ तो। खुद सोचो, क्या इसके अंदर वो 300 रुपए का फैब्रिक नहीं है जो ए ने बेचा, सर है। क्या इसके अंदर वो 200 रुपए नहीं है जो बी ने कमाए, इसने फैब्रिक से शर्ट बनाई और बेची, 200 कमाए। सही ने 300 की बेची थी, ये 300 भी है, इसने ये 200 कमाए थे, ये भी है, सी लिमिटेड ने 200 कमाए थे, वो भी है, डी लिमिटेड ने 300 कमाए थे, वो भी है, टोटल कर लो बेटा, यही है 1000 रुपए। यानी कि फाइनल गुड्स में पिछले सारे इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट जुड़ी होती है। तो कभी इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट जोड़ने की अलग अलग कोशिश मत करना, क्योंकि बेटा कभी सही कैलकुलेट कर नहीं पाओगे, इट लीड्स टू द डबल काउंटिंग। बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं, क्यों डबल काउंटिंग हो रही है, सर आपको नहीं लगता इस 500 रुपए में फैब्रिक की कॉस्ट होगी? बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं तो, आपको नहीं लगता इस शर्ट के अंदर बेटा, इस शर्ट की भी कॉस्ट है, फैब्रिक की भी कॉस्ट है, और थ्रेड की भी कॉस्ट होगी? तो बेटा अगर आप कहोगे ना इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जोड़नी है, फैब्रिक इंटरमीडिएट, शर्ट इंटरमीडिएट, दोबारा शर्ट इंटरमीडिएट, सर डबल काउंटिंग ट्रिपल काउंटिंग करे जा रहे हो आप किसी किसी चीज की। तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स से कभी भी सही वैल्यू कैलकुलेट होती नहीं है। हमेशा चुपचाप से फाइनल गुड्स ढूंढो जो आखिरी में कंज्यूमर को बिका है, वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जोड़ने लायक है, क्योंकि उसमें पिछले सभी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होती है। हाँ सर, क्या चीज, चौक और डस्टर जो स्कूल ने खरीदा, हाँ क्या है वो, सर बिल्कुल होता होगा सर, क्यों नहीं होता होगा, क्योंकि इट लॉसेस इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। डस्टर को आप कह सकते हो अगर उसकी ठीक ठाक लाइफ है, वो कंज्यूम नहीं हो रहा, तो वो वहां पर आ सकता है फाइनल गुड्स में भी। ठीक है सर,
हाँ हाँ, लेकिन ये कंज्यूम तो नहीं हो रही ना ड्यूरिंग प्रोडक्शन, खत्म तो नहीं हो रही, इसकी आइडेंटिटी तो लूज नहीं हो रही, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग लाइफ स्पैन, लॉन्ग लाइफ स्पैन। तो बेटा ये तो मेरे लिए सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, तो मेरे लिए फाइनल बुक्स। चौक की बात अलग है और इसकी बात बहुत अलग है। क्लियर है बेटा बात? समझ में आ रही है बेटा बात? बाबू एक कंडीशन जिसका मैंने जिक्र नहीं किया वो मैं अब करना चाहता हूं बेटा, ये ना बहुत परेशान कर देती है बच्चों को, इसलिए बेटा ये मैं बिल्कुल आखिरी में डिस्कस करता हूं। पहले बताओ, मैंने जो बात प्रोडक्शन बाउंड्री वाली, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम की, वो तो आ गई ना समझ, वो क्लियर है? बस आखिरी बात बेटा, जब आप रीसेल कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को, या बेटा प्रोड्यूस कर रहे हो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में और उसकी आइडेंटिटी भी खो जाती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, लेकिन ये कंडीशन एक साल साथ में है। अगर कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए और उसकी आइडेंटिटी भी खोती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, लेकिन बेटा साथ साथ शर्त है वो एक साल के अंदर खत्म भी हो जाए। अगर एक साल के अंदर अंदर खत्म नहीं होगा तो वो इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, फिर वो बेटा फाइनल गुड्स बन जाएगा। कहने का मतलब है बेटा, अगेन वही एग्जांपल लेते हैं, एक कैंडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो शुगर का यूज करती है कैंडीज बनाने के लिए। शुगर आपको पता है बेटा आइडेंटिटी खोता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है। आपने बेटा पूरे साल भर में 20 टन शुगर खरीदी, ठीक है, लेकिन बेटा प्रोडक्शन में जो इस्तेमाल हुई वो साल खत्म हो गया, 16 टन ही हुई, 4 टन बची रह गई, विद इन ईयर नहीं बेटा कंज्यूम हो पाई। सर फिर वो क्या बन जाएगा? अगर वो विद इन ईयर नहीं हो पाई सर, वो फिर फाइनल गुड्स बन जाएगा। ये एक साल वाली शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे रीसेल करो तो एक साल में बेचो, चाहे दूसरा गुड बनाने में यूज कर रहे हो तो एक साल में करो, तो इंटरमीडिएट। अगर एक साल में नहीं हो पाया ना तो रीसेल ना बेटा प्रोड्यूस हो पाया, तो बेटा फिर वो यहां आ जाएगा, फिर वो फाइनल गुड्स बन जाएगा। ठीक है जी, समझ में आती है बेटा बात? बाबू एक बात ऐसे और रह गई मेरी, एक सेकंड की है, ये सुन लो क्योंकि फिर दोबारा से कल पढ़ाना पड़ जाएगा मेरे को, दिमाग मेरा ही खराब हो जाएगा। बेटा एक टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। बेटा मैंने लिखा ही इसी एंगल से कि आपको समझ में आ सके। बेटा फाइनल गुड्स सिर्फ दो तरीके के होते हैं, वन इज कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, दूसरे बेटा कैपिटल गुड्स। समझ में आ रहा है बेटा? कंज्यूमर गुड्स फर्दर चार तरीके के होते हैं, ड्यूरेबल, बताना कुछ नहीं आपको सब पता है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। सर ड्यूरेबल गुड्स क्या? जिनका लाइफ स्पैन ठीक ठाक होता है, आपके घर पे रखा हुआ रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसीज, ठीक ठाक लाइफ स्पैन है। सर सेमी ड्यूरेबल, इनका लाइफ स्पैन अप टू 1 ईयर होता है बेटा, आपके घर की क्रॉकरी, शूज, क्लोथ्स। सर नॉन ड्यूरेबल, जो बेटा 1 और फ्यू यूजर्स में प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं, जस्ट लाइक बेटा सॉस, जैम, ब्रेड, बटर। ठीक है जी। सर्विसेज बेटा, दीज आर इंटेंजिबल इन नेचर बट रिजल्टेड इनटू सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट, तो ये गुड्स के बराबर ही है। सर होती इंटेंजिबल है, गुड्स टेंजिबल होता है, पर दोनों का काम क्या होता है बेटा? सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट। तो कंज्यूमर गुड्स चार तरीके के हैं, मैंने बता दिया, एक सेकंड की बात थी। रही कैपिटल गुड्स की बात, सर नाम से समझ में आ रहा होगा आपको और क्लियर भी है बेटा, कैपिटल गुड्स का लाइफ स्पैन बहुत बहुत बड़ा होता है, किसी किसी केस में 20 साल, किसी किसी केस में 30-30 साल भी होता है। कई मशीनरी ऐसी हैं जिनकी लाइफ बेस पे 30-30 साल है। जनरली बेटा इनको हम डेप्रीशिएट करते हैं, ठीक है ना जी? बात समझ आती है? फर्म जनरली इनको डेप्रीशिएट करती है। आज के लिए रखते इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।